वेलकम टू दिस फैमिली। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि है कि अगर आप BHMS में हो, मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हो और आपको जो डिफ़िकल्टीज आती है रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट और रिगार्डिंग टू बुक्स, क्वेरीज, टॉपिक समझ नहीं आ रहे, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज बात करूँगी। तो पहले अभी मैं सेकेंड ईयर BHMS में हूँ। मेरी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और आपको पता ही है कि सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी जो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से बुक्स आप रिफ़र कर सकते हैं और जो इजी रहती है स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ी बहुत बुक्स हैं जो शायद आपको डिफ़िकल्ट भी लगती होगी फर्स्ट टाइम पढ़ने पर, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको वो बुक भी इजी लगने लगेगी। तो फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है कि पैथोलॉजी में हर्ष मोहन है। हर्ष मोहन की ये क्विक रिव्यू है बुक, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन वाइवा। बिकॉज़ वाइवा में क्या होता है कि आप पूरा टॉपिक नहीं पढ़ सकते और बहुत सारा पढ़ना होता है और कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको मालूम नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्विक रिवीजन ही करना पड़ता है। तो इसमें से आपको पूरे टॉपिक की जो जीस्ट होता है कि इतना इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, वो आपको इस बुक में से मिल जाएगी। तो मैं तो ये बुक ही फॉलो करती थी वाइवा के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी रीडिंग भी की हुई इसमें से, और इसमें बहुत ही इजी वे में सब कुछ दिया हुआ है। और वाइवा में वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको सिर्फ पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन, मतलब कि उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर उसकी टाइप्स अगर है तो वो आने चाहिए, फिर उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है कि जो डिफ्रेंशिएट करता है दो टाइप्स को, तो आपको वो याद रखना चाहिए। और लास्ट में कि मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स आपको सभी के एक जैसे ही दिखेंगे स्टार्टिंग में पैथोलॉजी में, कि सारे मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स सब एक ही है, उसमें कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। तो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थोड़ा कोई ना कोई एक फ़ीचर तो उसमें डिफरेंट होगा ही, जो आपको रिमेंबर करना होता है कि अगर एग्ज़ाम में भी पूछते हैं या वाइवा में पूछते हैं, तो आप अगर वो बोलते हो तो आपकी इम्प्रेशंस ज़्यादा अच्छी आती है। तो वो एक थिंग हो गई। और फिर अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो मैं हर्ष मोहन ही फॉलो करती थी। तो ये रही हर्ष मोहन, कौन सा एडिशन, 9th एडिशन है ये हर्ष मोहन का। तो ये बुक आपको देख के ही बहुत ही डर लग रहा होगा कि ये हार्ड है और हमको समझ नहीं आता, लेकिन अमुक जो मतलब कि जो थिंग्स है कई सारे टॉपिक में वो बहुत इजीली दी हुई है, और उसमें टेबल्स, चार्ट्स ऐसे भी दिया हुआ है विथ फिगर्स। तो आपको वो इजी रहेगा रिमेंबर करने में। अगर आप पहले चार्ट कर लेते हो कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तो उसके बाद अगर आप वो पैरा रीड करेंगे तो आपको इजीली वो रिमेंबर हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट अगर पैराग्राफ पे जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप चार्ट्स हैं या टेबल्स है या फिगर्स है उसको समझिए, और उसके बाद पैराग्राफ को रीड करने की ट्राई कीजिए। तो अगर आप बाद में उसको रीड करेंगे तो वो इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में। और इसमें भी कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, और आप सबको पता है कि CBDC बेस आ चुका है, तो उसमें कई सारी चीज़ें जो हमको लर्न नहीं करनी होती, तो वो निकल जाती है, तो हमारा लोड कम हो जाता है और हमें इजी लगता है। मतलब तो अगर आप देखें कि पैथोलॉजी का पेपर का वेटेज, तो यहाँ पे आप अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से इसको रखूँगी। तो ये है पूरा वेटेज पेपर 1 का। तो उसमें अगर आप थियरी की बात करते हैं तो जो सिस्टमिक पैथोलॉजी है, जिसमें कई सारी सिस्टम्स है, जैसे कि रेस्पिरेटरी, GIT, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, किडनी, लोअर यूरिनरी ट्रैक एंड एंडोक्राइन। तो मेल फीमेल वो शॉर्ट नोट में आता है, तो अगर आप उसको लिस्ट इम्पोर्टेंट देते हैं तो भी चलेगा। एक बार सिर्फ आपको देख लेना है कि किस टॉपिक में क्या है, तो वो हो जाएगा। लेकिन ये जो सारी सिस्टम्स मैंने अभी आपको बताई, तो वो सिस्टम में से सिर्फ आपका 70 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जनरल पैथोलॉजी छोड़ दिया
और सिर्फ सिस्टमिक पे फोकस किया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सिस्टमिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जैसे जो सिस्टम है उसमें जो LQs है, लॉन्ग आंसर्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ उसे पहले लर्न कर लेना है कि अगर उसमें से क्वेश्चन आया तो आपको ऐसा ना हो कि ये तो मैंने छोड़ दिया था और यही पूछ लिया। तो आपको पहले इम्पोर्टेंट्स LAQs करने हैं, देन आप SQ पे शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन LAQs मत छोड़ना। और सारे सिस्टम में 3 से 4 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होंगे LAQs, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये अगर आपने अगर जनरल पैथोलॉजी इतने डिटेल में पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको सिस्टमिक बहुत ईजी लगेगा। अगर आपने इन्फ्लामेशन जनरल पैथोलॉजी में बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से कर लिया, सारी रिएक्शंस आपको समझ आ गई कि इन्फ्लामेशन में क्या होता है, तो आपको सिस्टमिक में वो इजी रहेगा। कोई भी अगर इन्फ्लामेशन पूछा कोई भी सिस्टमिक में, जैसे कि GIT में अगर पूछ लिया गैस्ट्राइटिस, तो आपको इन्फ्लामेशन के पॉइंट्स जो याद होंगे ना, वही सारी वो गैस्ट्रिक में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपका अगर जनरल पैथोलॉजी क्लियर होगा ना, तो सिस्टमिक पैथोलॉजी आपको बहुत ईजी पड़ेगा। और जनरल पैथोलॉजी अगर आपने पूरा कर लिया तो आप पासिंग मार्क्स तक आराम से पहुंच जाओगे थियोरी में। और फिर अगर आपने सिस्टमिक में थोड़ा पढ़ लिया तो फिर आपका जो वेटेज है वो थियोरी का थोड़ा बढ़ जाएगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे पेपर 1 में। तो ये सारी हो गई पेपर 1 की बात। अभी हम करते हैं पेपर 2 की बात, जिसमें पूरा माइक्रोबायोलॉजी है एंड पैरासाइटोलॉजी, और थोड़ा पार्ट जो है वो फंगाई का होता है। तो उसमें जो मैं बुक रिफ़र करती हूँ वो है ये अनंत नारायण माइक्रोबायोलॉजी बुक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको ऐसा लगता है कि अनंत नारायण थोड़ा डिफ़िकल्ट है और उसमें चीज़ें थोड़ी ऐसी दी हुई है कि अच्छी तरह से समझ नहीं आती। तो वो बात सही है, मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई माइक्रोबायोलॉजी लर्न करने में, बिकॉज़ ये सब्जेक्ट है ना वो पूरा का पूरा नया है। मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन वो क्या होता है कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बैक्टीरियाज़ और वायरस और फंगाई वो हमें मालूम होता है, लेकिन एक एक बैक्टीरिया को डिटेल में लर्न करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसके लिए उसी वजह से माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन अगर आप उसका भी वेटेज देखो तो ये उसका वेटेज है। तो उसमें इंट्रोडक्शन में से और वो स्टरिलाइजेशन फर्स्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के लिए। कई सारे लोग ऐसे मानते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन CBDC में वो उसका शॉर्ट नोट में ही दिया हुआ है। लेकिन वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते तो आपको ईजी रहेगा। आपको सिर्फ उसमें वो जो टेबल दिया है वो अच्छे तरीके से लर्न करना है कि कौन से मेथड में कौन सा आता है। उसके हिसाब से अब अगर आप सोच के दिमाग लगा के भी लिख दोगे तो वो हो जाएगा आपका। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो मेन बैक्टीरिया जैसे कि सेफेलोकोकल है, स्ट्रेप्टोकोकल है, क्लॉस्ट्रिडियम है, न्यूमोनिया है, डिप्थेरिया है। तो वो जो सारे बैक्टीरिया है आपको उसको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अभी जो पेपर हुआ रिसेंटली मार्च 2026 में ही हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने ऐसे पूरे पूरे टॉपिक में पूछ लिया था, जैसे कि उन्होंने पूछा था क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई, तो उसमें सब कुछ पूछ लिया, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग कल्चरल नहीं पूछते या फिर रेजिस्टेंस नहीं पूछते या फिर मॉर्फोलॉजी नहीं पूछते, वो कुछ भी पूछ सकते। तो आपको पहले ये करना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्सटर्नल अपेंडेजेस, कि कौन से बैक्टीरिया में कौन से एक्सटर्नल अपेंडेजेस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी। कि अगर आपको वो याद रह गया कि इसमें ये है, तो आप इजीली उसके फीचर्स भी लिख सकते हैं। अगर किसमें फ्लैजेला है तो वो मोटाइल होने ही वाला है, तो फिर आपको वो इजीली याद रहेगा कि इसका स्प्रेड कैसे होता होगा। और अगर कोई स्पोर है तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देगा। तो इसका मतलब जो हम कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो उसमें हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का भी लिखना होता है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि ऑटोक्लेव करना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पोर्स जनरली वो क्या होता है डिग्रेड नहीं होते अदर मेथड से, वो सिर्फ ऑटोक्लेव से ही होते हैं।
तो ऐसे जो फीचर्स हैं वो आपको बैक्टीरिया में याद आनी चाहिए। और कल्चर में सबको ऐसा होता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि कैसे इसको ग्रो करें, सिर्फ ये अगार और मीडिया का ही आपको मतलब विचार आता है कि इसमें तो यही है। लेकिन अगर आप देखें तो सारी बैक्टीरिया में कोई कोई अलग अलग मीडियाज़ यूज़ होती है, जैसे थायर मार्टिन हो गई, फिर रॉबर्टसन कुक मीडिया हो गई, मिट मीडिया हो गई। तो ऐसे जो स्पेसिफिक है कि इसमें ये तो आना ही चाहिए, तो आपको उसका शॉर्ट नोट पहले लिख लेना है कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया लिया तो उसमें ये एक्सटर्नल एपेंडिजेस है। मॉर्फोलॉजी में क्या साइज़ वो सबकी मतलब सेम ही रहती है सारे बैक्टीरिया की, तो वो आपको पता होना चाहिए। और फिर कल्चरल में जैसे मैंने बताया कोई स्पेशल मीडिया है या कोई कोई स्पेशल अगार है जिसमें ही वो ग्रो होता है, और उतना टाइम भी मतलब सबका अलग अलग होता है, ग्रो और इंक्यूबेशन पीरियड सबका अलग होता है। तो वो सब अगर आपको ज़्यादा डीप में अगर जाना है तो आप ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको सिर्फ नाम मालूम होना चाहिए कि इसमें ये मीडिया यूज़ होती है। और मैनिफेस्टेशंस तो आपको पता ही होंगे कि जैसे क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई है तो वो टिटेनस करता है, डिप्थेरिया है तो वो डिप्थेरिया प्रोड्यूस करता है, तो वो तो आपको मालूम है। तो फिर आपको उसके जनरल फीचर्स ही उसमें लिखने होते हैं, और उसके अगर पर्टिकुलर वैक्सीन्स जो अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। मैंने इसी तरह से बैक्टीरिया लर्न किया था, और अगर आपको उसके भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी आपको दे दूँगी। फिर पैरासाइटोलॉजी, तो हमारे जो मैम थे उन्होंने हमें सारे पैरासाइट्स के नोट्स विथ फिगर बहुत अच्छे से लिखाई थी। तो उसके लिए मतलब उसकी वजह से हमें बहुत ईज़ी पड़ा पैरासाइटोलॉजी पूरा। तो अगर आपको उसके भी नोट्स चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। फिर वायरसेस, तो वायरसेस तो हम डे टू डे कॉमन लाइफ में भी हम उसके साथ मतलब हमें उसका मालूम होता है कि यार इसमें ये है। थोड़ा थोड़ा बहुत शायद आपको लर्न करना होगा, जैसे कि HIV हो गया, हर्पीस हो गया। तो अभी तो रिसेंट कोरोना भी वो लोग पूछते हैं, तो आपको वो जो जो मेन है उसका मैनिफेस्टेशन मालूम होना चाहिए कि ये वायरस से क्या होता है और वो स्प्रेड कैसे होता है। उसके अलावा वायरस में कुछ नहीं है, वो बहुत इजी है और आप उसके आधार पर आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। देन फंगाई, हेलमिंथ, पैरासाइट्स में हेलमिंथ, तो वो भी फिक्स है कि उसमें से इतने ही आने हैं, तो वो आपको इजी रह जाएगा। और फंगाई में तो शॉर्ट नोट ही आती है जिसमें भी शायद 3-4 ही क्वेश्चंस है, और अगर आप CBDC में देखो तो सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई ही दिया हुआ है, लेकिन वो अगर डीप में पूछते हैं तो भी 3-4 क्वेश्चन है जो आप अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका वो 5 मार्क्स में से आप मैक्सिमम गेन कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ईजी थिंग है और आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो ऐसी चीज़ ना पढ़ने की बजाय अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको वो फिर याद आ जाएगी जब भी आप पेपर में लिखते हो या फिर कोई भी कुछ भी करते हो। तो हमारे में जैसे उन लोगों ने पूछा था फंगाई विथ ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन पूछा था, क्योंकि होम्योपैथी और पैथोलॉजी का इंटीग्रेशन आता ही है किसी में भी किसी में। तो उन लोगों ने ऐसा पूछ लिया था, तो फिर हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा, ससेप्टेबिलिटी और फंगाई को हमने कंपेयर कर दिया तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं पूछते हो और अगर जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कैंडिडियासिस पूछ लिया था, तो अगर ऐसा है तो फिर आपको ऐसा ना हो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है और ये मतलब उसमें मुझे कुछ नहीं आता। तो थोड़ा अगर आपने एक बार देख लिया तो आपका हो जाएगा आसानी से। और पैथोलॉजी वेरी वेरी लेंदी है, तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस डालनी होती है कि अगर कितने टाइम में आप कितना लिख सकते हो। और जो पूछा है वो भी बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। जैसे कि हमारे में पूछा था इन्फ्लामेशन, डिफाइन इन्फ्लामेशन एंड राइट डाउन अबाउट केमिकल मीडिएटर्स। अभी हमने इन्फ्लामेशन का तो जो है वो लिख दिया, लेकिन केमिकल मीडिएटर्स बहुत है और उसको हमने बहुत कट शॉर्ट करके लिखा, फिर भी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि वो इजीली याद नहीं रहते। तो मैंने तो उसमें भी एक ट्रिक लगाई थी तो मुझे इजीली याद रह गए। तो अगर आपको वो भी ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं वो भी आपको दे दूँगी। तो ये सारा हो गया हमारा पैथोलॉजी का।
और अभी सेकंड सब्जेक्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो उसमें मैं ये बुक यूज़ करती हूँ जो है FMT बाय गौतम बिश्वास। तो ये बुक बहुत ही मतलब कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में सेम्युलिंगम देखी होगी तो बस ये उसके जैसे ही है डिट्टो। इसमें भी सारी थिंग्स ऐसे ही क्लियरली दी हुई है और कुछ भी ऐसे मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं दिए कि आपको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा कंटाला आए। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में दिया हुआ है और सारे पॉइजन्स बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं विद फिगर्स। इंजरीज़ में उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फिगर्स दिए हैं। जो भी टॉपिक्स है बहुत अच्छे से उन्होंने फिगर्स दिए हैं। तो अगर आपको FMT के बारे में भी ऐसे डिटेल स्टडी चाहिए कि कैसे हमें टॉक्सिकोलॉजी कैसे पढ़े और जनरल FMT कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।